जी, मेरे ख़्याल में ऐसा तो मछली बाज़ार में भी शायद ना होता होगा, बल्कि अगर किसी सॉरी टू से किसी मोहल्ले में किसी चौराहे पर भी जिन लोगों को हम कहते हैं जाहिल या बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की, वो भी इस ज़बान में गुफ्तगू शायद नहीं करते होंगे जो मनाज़र कल स्क्रीन पे देखे गए और जिन्हें आप देख रहे हैं। बड़े बड़े मोहतरम लोग हैं। अगर आम कारकुन समझते, मैं इसमें अपनी फवाद चौधरी साहब को भी देख रहा था, तस्वीरें गालिबन बना रहे थे। मैं इसमें श्री मज़ारी साहबा को देख रहा था, ये गालिबन मुझे अगर दूर से नहीं शायद मुराद सईद साहब हों। ये देखिए, ये चले आवान साहब तो जोशो खरोश से जो कुछ है वो सब कुछ कर ही रहे थे। ये अफसोसनाक मज़ार मैं 1985 की असम्बली से तो कम से कम देख ही रहा हूँ। 87 हो, 90 हो, 93 हो, 97 हो, 2002, 2005, 2008, 2013 बदकिस्मती थे जो लोग 20 साल से तब्दीली लाना चाह रहे थे। उस तब्दीली सरकार की पार्लियामेंट की तारीख़ में वो सानिया अफसोसनाक वाक़ हुआ। मैंने कहा ना कि इसमें ज़रतार गुल जैसी जो संजीदा खातून, उनको भी मैं देख रहा था। मैंने कहा ना किस किस का जिक्र करूं। और दिलचस्प बात यह है कि सरकार भी अपने को मज़लूम ठहरा रही है और अपोजिशन भी। आज तो मैं देख रहा था हमारी बैरिस्टर खातून हैं मलाइका बुखारी, ख़ुद आई, आँख पे पट्टी बंदी थी, देखकर हमदिली हुई। देखिए क्या फरमा रही थी। आज 2 बजे असेंबली का इजलास है, सीना क़यादत बैठें दीगर पॉलिटिकल पार्टीज की और आज तय कर लें। आज एक लाइन खींच लीजिए कि रेड लाइन कहां खत्म होती है दोनों तरफ से, ताकि दोबारा किसी खातून को इस तज़हीक का सामना ना करना पड़े। किसी भी पाकिस्तान की खातून को, सिर्फ मेंबरान पार्लियामेंट को नहीं, किसी भी खातून को इस तज़हीक का सामना करना ना पड़े, क्योंकि बायसे शर्म है, ये कौमी शर्म है कि जो औरत, जो खवातीन 50% आबादी की नुमाइंदगी करती हैं, वो भी महफूज नहीं है। तो क्या इस पार्लियामान को क्या कहें, इस पार्लियामान को क्या लक़ब दें, इस पार्लियामान को किस तरह पुकारें, और क्या पाकिस्तानी अवाम इस जमहूरी निज़ाम के अंदर अब यकीन कर सकते। तो आपने बैरिस्टर मलाइका बुखारी को सुना जो हमारे ज़रताज गुल मिनिस्टर हैं, उनके साथ खड़ी थी। और फिर इसको जवाब देने के लिए एक खुशाइन बात ये नज़र आई कि पीडीएम जो टूट चुकी थी, या नून लीग या पीस पार्टी जो दस्तोगरेबा थी, बहरहाल बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के कायद और नून लीग के कायद शहबाज शरीफ आए और उन्होंने कहा हम एक साथ एक यकजहती का मुजाहिदा करते हुए मिलकर मुकाबला करेंगे पीटीआई की हुकूमत का। देखिए जी, हम जमहूरियत के लिए और पार्लियामान की बालदस्ती के लिए समझते हैं कि अगर अपोजिशन की तरफ से इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा तो ये जमहूरियत के लिए बुरा होगा। यही वजह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर एक प्लान बनाएंगे। तो पार्लियामान की जमहूरियत, आज हमारे नुमाइंदे ने कोशिश की कि उन पार्लियामेंटेरियन से जिन लोगों को हमारे स्पीकर साहब ने शायद 7 अरकान को जो है उनकी पाबंदी लगाई है कि वो दाखिल नहीं हो सकते। उनमें नून लीग के शेख रोहेल असगर भी हैं, उसमें पीटीआई के भी हैं, उसमें पीपल्स पार्टी के भी हैं। सॉरी टू से हम तो ज़्यादा सरकारी अरकान ही को देख रहे थे, लेकिन आज जो ज़रा देखें पार्लियामेंट के अंदर जो कमेंट्स सुने इन लोगों के जो दाखिल हो रहे थे, खुद पीटीआई के लोग भी। ये एक ऐसा साने है जो मेरे ख्याल में इसको कभी नहीं बनाया जा सकता है। इन लोगों ने 2013 में भी यही किया था, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने मिलकर एक दूसरे को थप्पड़ भी मारे और सब कुछ किया। तो इनके कल्चर में ये चीज़ शामिल है। हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई गलत ज़बान इस्तेमाल की। आपको पता है कि मुराद अली ये किस तरह पीछे बढ़ते हैं, कैसी गंदी गंदी बातें करते हैं, लेकिन कभी आपने देखा कि उस बच्चे की ज़बान में कोई बुरी चीज़ आई हो, कोई बुरी लैंग्वेज आई हो, वो सिर्फ फैक्ट्स बता रहा होता है, जिसकी वजह से इनको गुस्सा चढ़ता है। कल भी क्या है, जो शहबाज शरीफ परसों स्पीच कर रहे थे, वही कल वो कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। और जब हंगामा हो रहा है, आप ये देखेंगे हमारा प्राइम मिनिस्टर पहले दिन आके खड़ा होता है और उसकी स्पीच नहीं करने दी जाती। इतना शोर, इतना हंगामा होता है, तो जाहिर है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं इस बात से कि वो कोई 1.5 घंटे स्पीच करके चले जाते हैं और कोई उनका तरीक़ाकार नहीं होता कि वो हम लोग कोई बात करने नहीं, कुछ करने नहीं। तो अब ये फैसला किया था इन लोगों ने मिलकर कि हम उनको बोलने नहीं देंगे। जी, मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ऐवान का तकद्दुस बहाल होना चाहिए, लेकिन इसका नुक्ता आगाज़ तब है जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पहली तकरीर करनी थी। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद उनकी सीट का घेराव किया गया, उन पर कागज़ फेंके गए, वोटिंग की गई, गालम गलोच हुई। तो
जब डे फर्स्ट ही आप ऐसी रवायत कायम करेंगे इसका रिजल्ट क्या होगा। अभी हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जब 11 जून को बजट पेश कर रहे थे, अगेन उनका घिराव किया गया, उन पर आवाज़ें कसे गए, गालम गलोच हुई, इसका रद्द-ए-अमल था। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, शाइस्तगी का मुजाहरा करना चाहिए दोनों साइड्स को। जो कल ऐवान में हुआ है या कुछ दिनों से हो रहा है, ये माजी में भी होता रहा है, लेकिन उस बुनियाद पर इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। ये जो सेशन होता है इसमें हर रोज़ करोड़ों रुपये अवामी खर्च होते हैं और उसमें प्रोग्रेसिव काम होने चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो स्टेटस को भी जमायतें हैं वो किसी भी सूरत में चाहती हैं कि कुछ इस तरह के हालात पैदा हों जिसमें जमहूरियत और इस मुल्क को नुकसान पहुँचे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ऐसे सारे इक़दाम की जो है को नाकाम बनाएगी। जी, तो इन अरकान असम्बली को सुना। मेरे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब तशरीफ़ रखते हैं और इन्होंने पिल डेट के तहत बड़ी कोशिश की कि पार्लियामेंटेरियन की तहज़ीब, ज़बान, तरबियत, पता नहीं क्या कितने बरसों से इसके लिए काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर पार्लियामेंट के रूल्स रेगुलेशन, उसमें तब्दीलियाँ। मैंने कहा ना कि बड़े बिलाशुबा एक अथॉरिटी हैं पार्लियामेंट की तारीख़ और पार्लियामेंट में जो मैंने कहा अरकान असम्बली, उस हवाले से शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। और आपने माजी की पार्लियामेंट्स भी देखी होंगी और जो कुछ देखा, मैं भी अभी कह रहा था कि मैंने भी माजी में तमाम पार्लियामेंट का क्या, पहले तो ये मुझे बताइए, बाद में मैं आऊँगा कि इनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, खाली पाबंदी नहीं, मुअत्तल। लेकिन पास की असम्बलियों में कभी कोई इस तरह का आपने सानिया वाक़या देखा अहमद भाई? देखिए, माजी करीब की असम्बलियों में तो बरेलवी साहब मैंने ऐसा नहीं देखा। पुराने एक दो वाक़यात तारीख़ में रिपोर्ट हुए हैं कि जब हम मुत्तहिदा पाकिस्तान था तो मशरक़ी पाकिस्तान की असम्बली में एक वाक़या होता जिस पे असम्बली के स्पीकर भी सख्त ज़ख्मी हो गए थे और वो जाके हॉस्पिटल में दम तोड़ गए थे, जिसके कुछ ही दिनों के बाद मार्शल लॉ लग गया था। ये उस ज़माने की बात है। लेकिन हाल ही में असम्बली के अंदर ये वाक़यात तो होते रहते हैं। प्रेसिडेंट आए तो आप शोर मचाते हैं, आप असम्बली के अंदर डस्ट बजाते हैं, लेकिन इस तरह गालम गलोच होगी और इस तरह एक दूसरे के ऊपर मिसाइल फेंके जाएंगे जिसके नतीजे में कुछ लोग ज़ख्मी भी हो जाएंगे, ये मैंने माजी करीब में तो कम अज़ कम नहीं देखा। ये अपनी नौइयत का पहला वाक़या और ख़ास तौर पे हुकूमत की तरफ से अपोजिशन ये काम करती है, उसे भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हुकूमत तो अमूमन चूँकि उसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है पार्लियामेंट को चलाने में और ये दिखाने में कि काम ठीक हो रहा है, कंट्रोल में है, स्पीकर भी उसी का होता है। लेकिन ये मैंने देखा है कि यहाँ पे हुकूमत अब लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर नहीं सुनने देना चाहती थी और वो आगे बढ़ बढ़ के जारियत भी कर रहे थे, गालियाँ भी दे रहे थे, चीज़ें भी फेंक रहे थे, अपोजिशन भी ज़ाहिर है फेंक रही थी। तो हुकूमत की तरफ से करना ये भी एक नई बात थी, तो इसलिए मैंने माजी करीब में भी नहीं देखा और हुकूमत की तरफ से करते हुए तो मैंने ये पहली बार देखा है। अहमद साहब, क्या आप ये मुझे बताएंगे कि क्या हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट होती है उसकी कुछ रवायत होती है? वैसे तो खैर आप सॉरी टू से मुझे इस वक्त याद नहीं दिलाना चाहिए, लेकिन एक और वाक़या भी शायद आपके जहन में हो। इत्तफाक से मैं पढ़ रहा था कि जब भुट्टो साहब जैसे पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त बहुत ही छोटी सी कौमी असम्बली थी जिसके गालिबन 16-18 अरकान होंगे और बड़े पाए के आलिम और जिन्होंने भुट्टो साहब को डेरा इस्माइल खां से हराया था, मुफ्ती महमूद साहब के बारे में भी मैं पढ़ रहा था कि उनको बाकायदा जिसे कहते हैं कि उनके पैर और हाथ पकड़ के उनको बाहर फेंक दिया गया था। ये भी मैं एक आपको शायद वाक़या दिलाऊँ, ये भी खैर पार्लियामानी तारीख का वो था। तो होता रहा है, फिर पता नहीं बाद में क्या हुआ। सिर्फ ये मैं कहता हूँ कि अगर ये सब कुछ होता है तो क्या स्पीकर उनको सस्पेंड करता है, मुअत्तल कर सकता है, सार्जेंट आराम से निकलवा सकता है, यानी इसकी लीगल क्या पोजीशन है? कवायद के मुताबिक मुजाहिद बरेलवी साहब, ये स्पीकर साहब, वो कहते हैं जमहूरियत में एक ही डिक्टेटर होता है और वो स्पीकर होता है। यानी स्पीकर को इतने इख्तियारात हासिल होते हैं कि ये कहा जाता है कि वो जमहूरी डिक्टेटर होता है। तो उनको ये इख्तियार हासिल होता है कि अगर किसी रुकन को उनकी बात ना माने या वो देखें कि कार्रवाई में खलल डाल रहा है तो उसको तंबीह कर सकते हैं, और अगर तंबीह के बाद भी वो ना माने तो उसको असम्बली के इजलास से बाहर निकाला जा सकता है। अगर वो खुद ना जाएं
कहने के बावजूद तो फिर सार्जेंट एट आर्म्स ये लोग आते हैं और वो उन्हें बाहर निकाल देते हैं ज़बरदस्ती। और ये जिस वाक़े का आपने इशारा किया था, वो असेंबली के वो कायदीन थे जिनको ये कहा गया था कि आप असेंबली से बाहर चले जाएं, वो नहीं गए थे, तो फिर वो सार्जेंट एट आर्म्स आए थे और उन्होंने ज़बरदस्ती उन्हें निकाला था। तो उसके बाद भी अगर सूरत हाल ऐसी हो तो पूरे सेशन के लिए भी स्पीकर साहब उसे सस्पेंड कर सकते हैं। किसी रुकन को आकर पूरे सेशन में आप नहीं आ सकते, असेंबली के हदूद में दाखिल नहीं हो सकते। तो ये इख्तियारात तो हैं, लेकिन ये स्पीकर कितनी दानिशमंदी से और बर वक्त इनका इस्तेमाल करता है, ये स्पीकर टू स्पीकर वेरी करता है, लेकिन इख्तियारात की कमी नहीं है स्पीकर के पास। एक तो मैं उन अरकान के नाम चाह रहा था कि जैसे पोस्टर की तरह छपना चाहिए जिनको इसने हटाया, वैसे तो मुझे ब्रेक किया जाना पड़ा, लेकिन अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं तो मुझे हैरत इस बात पे हुई, अली नवाज ऐवान साहब पे नहीं हुई, मुझे इनका कोई पार्लिमानी पस मंज़र नहीं पता, लेकिन आप भी जानते हैं ह्यूमन राइट के हवाले से बड़ी पढ़ी लिखी दानिश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ पता नहीं किस किस की प्रेसिडेंट शीरी मज़ारी साहिबा को भी आपने देखा होगा, अपने दोस्त वफाकी साहब वफाकी अज़ीज़ शफ़क़त महमूद साहब जैसे दानिश्वर इंटेलेक्चुअल बड़ी मैं न्याज़मंदी हासिल करता रहा हूँ। यानी ये लोग भी जो है मुझे बल्कि इसके बाद एक और सवाल भी करना चाह रहा था, शायद बेर करूँ। यानी ये जो चले मुराद सईद ये कर रहे हैं, इस तरह के नौजवानों से करवाया जाता है, लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर शायद आप ना देख सके हों, मुझे हैरत ये हुई है कि ये जैसे लोग भी अगर प्लानिंग के तहत प्राइम मिनिस्टर के हुआ, अगर किसी ने कहा तो इनको अपनी ज़ात का अपनी शख्सियत का कोई इदराक नहीं, क्या मैंने के पर इन पे सब कैरियर ख़त्म हो जाएगा? बिलाल साहब जी, आपने जो इशारा किया है वही वजह है। देखिए, जब टॉप लीडरशिप की तरफ से आपकी जो कदर अफजाई है या आपकी जो खूबियों का जो एक्सेप्टेंस है या उनको तस्लीम किया जाना है, वो इस बात पे मुनहसर हो कि आपने कितनी डिसरप्शन करनी है। मेरा ख्याल ये है कि ये वजह है कि वो तमाम लोग जो बहुत सोबर लोग हैं, बहुत तजुर्बाकार भी हैं, वो अब ज़ाहिर है कंपटीशन में हैं और वो अपने आप को अपनी क़यादत के सामने गिराना नहीं चाहते, अपनी पोजीशन को बरकरार रखना चाहते हैं, तो उनको ये सब कुछ दिखाने के लिए करना पड़ता है, अगर वो दिल से कन्विंस ना भी हों। मेरा गुमान ये है, और जो हम ख़बरें सुनते हैं उनसे भी यही पता चलता है कि जो जितना ज़्यादा अपोजिशन को ज़िच करके दिखा सके, उनका नाटका बंद कर सके किसी भी तरीके से, उसकी उतनी पजीराई होती है पार्टी के अंदर। नहीं, लेकिन बिलाल साहब, यानी मैं कह रहा हूँ कम से कम ये शफ़क़त महमूद साहब और शीरी मज़ारी जिनका एक अलग से भी हैसियत थी, यानी पीटीआई में तो अभी आए हैं ना, मैं इसलिए इन दोनों के ख़ास तौर पे नाम ले रहा हूँ, बाकी के तो शायद इतने नुमाया नहीं। फवाद चौधरी साहब ये भी पार्टियाँ बदलते रहते हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, सुना है वो भी थपकी दे रहे थे, लेकिन शफ़क़त महमूद, शीरी मज़ारी, ये जो इस तरीके से नज़र आ रहे हैं, ये अफसोसनाक अमर नहीं है बिलाल साहब? इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अब हम किसकी मिसाल देंगे कि उसको फॉलो करें? अगर ये लोग भी पढ़े लिखे लोग, कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, हार्वर्ड से पढ़े हुए तजुर्बाकार, ये लोग भी अगर इस तरह का काम करेंगे तो हम अपने नए आने वाले पार्लियामेंटेरियन को किसकी मिसाल दिया करेंगे कि आप इसको फॉलो करें? क्योंकि अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत ही अफसोसनाक बल्कि दर्दनाक मामला है, और ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके बारे में तज्जिए किए जा सकते हैं, लेकिन ये बात है अनएक्सेप्टेबल। और मेरे ख्याल में कोई कितना सीनियर हो, कोई वज़ीर हो, क्या हो, मेरे ख्याल में उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। आज 7 लोगों से ज़्यादा लोगों को असेंबली के सेशन से एक्सपेल किया जाना चाहिए था। ये बहुत कम लोग हैं, क्योंकि हमने सबने देखा है किस किस ने क्या कुछ किया है, उन सबको एक मिसाल बनाना चाहिए था ताकि दूसरे लोगों को भी आता। चूँकि वो कल मिसाल नहीं बनी, तो आज भी असेंबली के अंदर ये वाक़यात हुए हैं, आज भी एक रुकन असेंबली ज़ख्मी हुए हैं, उनके ऊपर सैनिटाइज़र की बोतल फेंकी गई है। तो अगर ये हम करेंगे तो इससे चीज़ें मज़ीद बद से बदतर होती चली जाएंगी। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है, और अहमद बिलाल साहब, मैं ये भी आपको चलते चलते बताता चलूँ कि एक बड़े सीनियर रुकन कौमी असम्बली जो पास की असम्बली में रहे हैं, और मैंने खुद टेलीफोन पर ही बात की और शायद मैं उनसे, उन्होंने कहा सुना दीजिए, ये भी एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ, जो मेरे वीडियो में जो गाली दी जा रही है वो गाली मैंने दी, मुझे गुस्सा आ गया था।
तो इसके बाद क्या कहें, तो ज़रा ब्रेक के बाद आएंगे तो ये भी मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि कहीं हम बिल्कुल सादगी से ये सब कुछ देख रहे हैं, कोई प्लानिंग तो नहीं हो रही, कोई साजिश तो नहीं हो रही, कोई इसके कोई मकासद तो नहीं है पार्लियामेंट के हवाले से। मैं बहुत ही गार्डेड लफ्ज़ में ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन इस पर गुफ्तगू होगी ज़रा तफसील से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी, एक बार क्या जी यही चाहता है कि तवातुर से बार बार ये दिखाता रहूं अपने मोहतरम अहमद बिलाल महबूब साहब। और आप कह रहे थे ना कि चलें समझें कि जी वो जो हमारे रवायती वडेरे जागीरदार या ख़ान सरदार, वो तो खैर ज़्यादा मुझे अब महज़ब नज़र आने लगे हैं। कोलंबिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए आपके हमारे बड़े, मैं तो बड़ी मेरी दोनों से ज़ाती वाक़फ़ियत भी है, हैरत भी हो रही थी, अफसोस भी हो रहा था इन देख के। लेकिन ये मुझे मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने इतनी माशाल्लाह इन पार्लियामेंटेरियन से इंटरेक्शन रहा, आप इनको पढ़ाते रहे, बताते रहे, ये जो लॉट पीटीआई की आई है अरकान असम्बली की, इनमें भी बहुत सारा पुराने हैं। तो यानी मैं ये मालूम करना चाह रहा हूँ कि आपने इनका जो इंटरेक्शन होने के बाद ये उम्मीद थी जो आप कुछ देख रहे हैं? देखिए, इसमें पार्टी के अंदर जो लीडरशिप का रोल है वो सबसे अहम होता है। अगर पार्टी के अंदर ज़ाहिर है बहुत से लोग, और पॉपुलर पार्टी हो जिसमें बहुत से लाखों लोग मौजूद हों और उसमें फिर अचानक उनको पहली दफ़ा इक़्तिदार में, तो बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं जो यंग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, जिन्हें पार्लियामेंट्री नॉर्म्स का भी पता नहीं है। लेकिन इस ऐसे मौके पे लीडरशिप का अगर रोल जिम्मेदाराना हो तो वो उनकी तरबियत का भी एहतमाम करते हैं, और अगर कोई गलती करता है, कोई बदतमीज़ी करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लेते हैं। अगर एक्शन ना लिया जाए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बदतमीज़ियाँ पार्टी का कल्चर बनने लगती हैं। मुझे डर यह है कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो पार्टियों के अंदर कल्चर बन रहा है। अच्छा, अहमद बिलाल साहब, माज़रत के साथ आपने जब ये कल्चर कहा और आपने कहा जूनियर का कहा, तो मैं ये बता दूं आप भी शायद वाकिफ़ होंगे, शेख रोहेल असगर तो गालिबन एक से कई बार रुकन कौमी असम्बली हुए, और मैं शायद उस तरह फॉलो नहीं करता, मैंने खुद टेलीफोन पर उनसे गुफ्तगू की, बल्कि मैंने कहा कि अगर आप अगर कुछ इसकी तरदीद करना चाहे करें, क्योंकि आपके हवाले से ये कहा जा रहा है कि आप सॉरी टू से, ये मैं भी लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, अब्यूज़ किया, गालियाँ की। तो ज़रा शेख रोहेल असगर साहब का सुनिए, वो तो एतराफ़ कर रहे थे हाँ मुझसे ये हुआ, फिर इस पर गुफ्तगू करेंगे। इधर बताइए जनाब शेख साहब की जी मामला मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है। मेरी जात के हवाले से अब तक आपको शायद पता होगा कि मैंने दुनिया जान के आपके साथ बैठ के इशूज पे टॉक शोज किए, लेकिन कभी भी मैंने ऐसा कोई लफ्ज़ से सवाल नहीं किया जिससे किसी की दर्द आ रही है। ये मेरी कोशिश होती है। उसके बाद मैं अभी की बात कर रहा हूँ, दो मेरे पे आए। एक मेरी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मैंने ठीक है दरिया भी मैंने उसको मैं कोई कहा नहीं कर नहीं सकता, लेकिन किसी ने ये सोचने या ये देखने की रहमत द्वारा नहीं की कि मैं इस तरह क्यों किया, और ये सब कुछ जो हुआ था वो तो मैं पहली बात कर रहा हूँ, शायद आपकी नजर से ना जरूरी हो तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो क्यों किया? हर किसी की एक बर्दाश्त की हद होती है, और वो बर्दाश्त जब खत्म हो जाती है तो फिर वो इस किस्म की गुफ्तगू उतरता है। उसमें भी मरियम औरंगजेब पे तशद्दुद किया गया और शायद खान बासी पे तशद्दुद किया गया, हमारे सेनेटर बुलंद मुसद्दर उस पर तशद्दुद किया गया, जूता फेंका गया उसके ऊपर, ऐसा इकबाल के ऊपर। आप ये देखिए कि बच्ची के ऊपर आप तशद्दुद कर रहे हैं और वो बेचारी कमजोर सी खातून है, तो क्या मुझे
मुझे चुप करके बैठे ना कहीं ना देखा जाएंगे तो आराम से तमाशा ये हो नहीं सकता ना, ये हो नहीं सकता। वो रिएक्शन जो था वो रिएक्शन उस बात का था क्या। और कल के वाक्य में तो यकीन कीजिए मैं हर समय आपसे बात करता हूँ, मैं अगर गलती करता हूँ मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है। चले अब शेख साहब बड़े बुजुर्ग सियासी रहनुमा MNM, तो अहमद बिलाल साहब आपने शेख रोहेल असगर, मैंने कहा ना सीनियर पार्लियामेंट कह रहे थे हाँ कल के वाक़े में नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैंने वैसे गालियाँ बकता हूँ जी, क्या कहेंगे अब आप बताइए। जी आज तो उन्होंने कहा ये पंजाब का कल्चर है। हाँ ये मैं इस तरफ नहीं जा रहा था, मैंने कहा क्यों बेचारे पंजाब को, शायर मशरिक और फैज़ अहमद फैज़ के पंजाब को, अपने उस्ताद दामन के, मुझे पूरी तारीख याद आ गई, और फिर बड़े बड़े लोग फनकार हुए कहा, यानी जी बिलाल साहब बस ये उज़्र गुनाह है, जो बदतरस गुनाह होता है यही कैफियत है इनकी भी। और कल अली नवाज अवान साहब भी जो जस्टिफिकेशन पेश कर रहे थे, ये तमाम, इसकी कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकती, कोई डिफेंस नहीं है इसका। इस पे सिर्फ शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए, इसके अलावा तो कोई बात शर्म और माफी के अलावा इनको सस्पेंड नहीं हो सकता, ये कोई नहीं क्लॉज कहता, यानी जैसे सार्जेंट एट चले जी, वो तो स्पीकर का काम है। वो कह रहे हैं स्पीकर नहीं कर सकता, ये वो कह रहे थे शेख साहब के स्पीकर चाहिए। अच्छा, स्पीकर को मेरे ख्याल इससे कहीं ज्यादा तादाद में लोगों को करना चाहिए, लेकिन स्पीकर साहब के ऊपर भी मुझे लगता है जैसे पार्टी का बहुत दबाव है, क्योंकि जिस तरह से कल खुल के खेले हैं उससे ये नहीं लगता कि ये कोई एक्सेप्शन थी, उसमें कौन एक आदमी था जो ऐसा ना कर रहा हो, हार्डली कोई ऐसा आदमी था, तमाम लोग इसमें मुलव्वस थे। इसका फिर क्या मकासद थे इनके, क्या मकासद होंगे? यानी इनको हम सीधी सिर्फ सादा ये नहीं कि इनसे कहा हुल्लड़बाजी करो, वो तो करते रहते थे। यानी सॉरी टू से, इससे तो मुझे तो पार्लियामेंट के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारे सवाल जहन में आ रहे हैं अहमद बिलाल साहब जी। अगर इस तरह काम चलता रहा तो लोगों के दिलों में भी इस पूरे निज़ाम के खिलाफ एक नफरत पैदा हो जाएगी, और कल को खुदा न खास्ता जब कोई इन असम्बलियों को चलता करेगा तो किसी जानिब से उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं होगा, उसके खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठेगी। मुझे डर ये है इस बात का। अहमद बिलाल साहब मुझे तमाम जी मुझे सॉरी टू बिल्कुल थोड़ा सा ज्वाइन करना था, लेकिन मुसर चीमा साहब भी पॉलिटिकल फैमिली से हैं, ज़रा देर में ज्वाइन किया। मुसर बीबी, हम इस पर गुफ्तगू कर रहे थे अहमद बिलाल साहब से जो प्रेसिडेंट के हैं सरबराह, मैं उनसे मालूम कर रहा था ऐसा हुआ ये जो कुछ हुआ है, तो अपोजिशन को छोड़ें, आपके अरकान जो कर रहे थे, आप भी स्क्रीन पर दिखा रही थी, इवन शीरी मज़ारी बीबी तक को हमने देखा, क्या आप इसे दुरुस्त जायज़ करार देंगी मुसरत बीबी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब, इसको कोई भी जायज़ करार नहीं दे सकता। ये जो कुछ हुआ, ये पार्लियामान एक मुकद्दस ऐवान है, हम सारे ये कहते नहीं थकते, तो उसके अंदर ये सब ना होता तो हम तमाम पॉलिटिशियंस की इज़्ज़त मेरा ख्याल है थोड़ी बेहतर रहती। ऑलरेडी वहाँ पे जो ऐवान के अंदर होता है और जो होता चला आ रहा है, यहाँ पे गलीज़ गालियाँ इस मुल्क की जो फर्स्ट टाइम बनी थी प्राइम मिनिस्टर, उनको निकाली गई। यहाँ पे सरेआम औरतों की तजलील होती है पार्लियामान के अंदर। नहीं मुसरत बीबी, मैं तो ये देखा रहा था, बिलाल साहब ये कह रहे थे कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए आपके शीरी मज़ारी, शफकत महमूद साहब जब ये करने लगे तो बाकी को क्या कहेंगी आप? देखिए मुजाहिद साहब, पहले मैंने अर्ज किया कि यहाँ पे जिस किसी ने भी किया वो जस्टिफाइंग नहीं है, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन मैं इन रवायात को भी कि ये हमेशा ब्लेम करते हैं कि फलां ने किया फलां ने किया। मैं तो ये अर्ज करना चाहती हूँ कि इस ऐवान, मुकद्दस ऐवान के अंदर ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, यहाँ पे पहले भी होता आया चला, अभी ना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये सारे इस चीज़ को कंडेम करते हुए, इससे एग्री करते हुए कि ये गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे मुझे थोड़ा सा इस कॉन्टेस्ट में एक बात और भी करनी है कि एक वो जो पंजाब के शेर जवान है और दूसरा जिन्होंने कल ये शरारत की और पूरे का पूरा ऐवान की तजलील हुई, बेइज्जती हुई, सबकी हुई। इस दफा कोई ना गवर्नमेंट की हुई है ना ऑपोजिशन की हुई है, कलेक्टिव बेइज्जती हुई है तमाम नुमाइंदों की। इंपॉर्टेंट चीज ये है
कि गलीज गालियां और फिर ये कहना कि ये पंजाब का कल्चर है। आपको भी पता है कि शेख रुहेल क्या जुबान इस्तेमाल करते हैं। माशाल्लाह उनकी जो एज है, जो उनका हुलिया है, वो इस चीज का बिल्कुल भी उसकी कोई मैचिंग नहीं है उनकी जुबान के साथ। इन्होंने पहले भी पार्लियामान के बाहर दरवाजे पे खड़े होकर गलीज गालियां दी और कल जो अंदर हुआ उसका रिएक्शन आया ना आता हमारी तरफ से तो ज्यादा बेहतर होता। आज हम हमारी मॉरल स्टैंडिंग कहीं बेहतर होती, कहीं हम बेहतर तरीके से, लेकिन ये गालियां देते हैं, इनकी तरफ से गुंडागर्दी होती है तो हमारे लोग रिएक्ट ना करते तो बेहतर होता। लेकिन जो कुछ हुआ ये किसी सूरत भी इसमें पॉलिटिशियंस का कद काट मजीद नीचे गया है। पहले इनकी जो हरकत थी, पहले जो इमेज है, लोगों का ट्रस्ट ही नहीं पॉलिटिशियंस के ऊपर बहाल होता और इन लोगों में आना और शरीफ लोगों का आना, अच्छे बैकग्राउंड के लोगों का आना, पढ़े लिखे ईमानदार लोगों का आना इंतहाई मुश्किल काम है इस कम्युनिटी से खुद को रिलेट करना। लेकिन कल हम सब ने मिलके, मैं तो ये कहूंगी कि जनाजा निकाला है सियासत का, सियासी इक़्तिदार का, लेकिन उस जनाजे में मैं ये कहने में हक बजानिबू के ज्यादा रोल इन्हीं का है। जो अली गौहर ने, बेहतर होता कि जब उनके घर में तंजीम साजी हो रही थी तो गैरत के मुजाहरे हम सबको अपने घरों में अपनी चादर और चार दीवारी के अंदर करने चाहिए। जो पब्लिक की जो ऑफिसेज है वहां पे ये हमें हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा पंजाब का शेर जवान है तो अपने घर में आके ये गुंडागर्दी करे और अपने मोहल्ले में करे ताकि लोग उसको बताएं। लेकिन जिसमें हम लाखों लोगों का वोट लेके गए होते हैं वहां पे इस तरह की तजलील करना, जिसमें पूरे जमाने में हमारी कल जगह साई हुई, इन्होंने जो हरकत की, इनको पता होना चाहिए कि ये जो अलकाबाद से इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को नवाज रहे थे, इंशाल्लाह उसने पहले भी इस मुल्क के अवाम की तकदीर बदली, आगे भी बदलेंगे। मुझे बताएं मलिका बुखारी हमेशा वो डिसेंट तरीके से बात करती है, उनकी आंख आज जख्मी है और वो उनकी आई साइट जाने का खतरा है, उनको सीरियस इंजरी आई है। मुसर्रत बीबी माजरत के साथ आपने देर में ज्वाइन किया, फिर भी मैंने पूरा मौका दिया, आपका मौक़िफ़ सुना। मैं ज़्यादा तफसील से आपको सुनना चाह रहा था लेकिन मेरे ख्याल में ट्रैफिक की वजह से नहीं हो सकी। मुसर्रत बीबी अपना केस रखती थी, लेकिन ये अच्छी बात है अहमद बिलाल साहब कि ये मुसर्रत चीमा जो तर्जुमान है पंजाब गवर्नमेंट की, ये एक्सेप्ट कर रही थी कि हम रिएक्ट ना करते तो बेहतर था। ब्रेक की तरफ जाऊँगा तो थोड़ा सा मुझे बजट के हवाले से गुफ्तगू करनी है, उसमें भी एक अहम इशू और वो है ऑनलाइन मार्केटिंग का। हमारे साथ ये मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। अगर इस हंगामे को जो कल हुआ छोड़ दें तो बहरहाल बजट मुतवाज़िन भी था, बैलेंस था। अमूमी तौर पर बिज़नेस कम्युनिटी इसको अच्छा ही कह रही है, लेकिन बहरहाल एक जो अहम जो है उसका पहलू जिसके हवाले से हुकूमत को जो उन्होंने फाइनेंस बिल में प्रपोज़ किया है ऑनलाइन मार्केटिंग पर, उस पर मेरे साथ एहसान साया साहब हैं। बहुत बड़ा अब तो इदारा बन गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं दराज। साया साहब शुक्रिया आपका। और मैंने जैसा कहा कि बजट बड़ा मुतवाज़िन था। कोरोना में बहरहाल लोग घरों तक महदूद हो गए थे तो एक बहुत बड़ा काम ऑनलाइन मार्केटिंग का हुआ, लोग घर बैठे। अब तो यानी बाद वक्त तो लोग सिगरेट का पैकेट तक मंगवाने लगे थे आगे तक। तो ये जो इन्होंने हमें प्रपोज किया है जो 17%, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना नुकसान होगा इससे साया साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। जी इसमें जो चेंज हुआ है ये बेसिकली चेंज मैं बस आपको बता देता हूँ जल्दी कि क्या हुआ है। जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज हैं, दराज जैसी, वो बेसिकली एक फैसिलिटेटर हैं, एक एजेंट हैं जो एक बायर और एक सेलर को कनेक्ट करती हैं। और दूसरा एक बिजनेस मॉडल होता है जो होती है रिटेलर, जैसे खादी हो गया, सफायर हो गया, तो दुकानें होती हैं जहाँ जिन कंपनी से खुद का प्रोडक्ट होता है। तो इनमें जो डेफिनेशन वो चेंज ये की है कि मार्केट प्लेसेस जो हम हैं, जो एक एजेंट है, उनकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया कि वो अब टियर 1 रिटेलर होंगे। तो टियर 1 रिटेलर अब हो गए तो ऑब्वियसली हमारा बिजनेस ही नहीं है। तो हमारा जो बिजनेस है वो है एक एजेंट के तौर पे हम एक बायर और सेलर को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो चेंज होगा उसकी वजह से फिर जो इम्पैक्ट आएगा कि एक तो टैक्स कलेक्शन की जो लायबिलिटी होगी वो एक मार्केट प्लेस पे दी जाएगी, और वो एक्चुअली हमने दुनिया में कहीं देखा भी नहीं है। और वो जब होगा तो उसकी वजह से फिर जो सेलर्स हैं वो एक तो उनके पास इंसेंटिव नहीं होगा ऑनलाइन बेचने का, इनफैक्ट उनके पास इंसेंटिव होगा कि वो ऑफलाइन रिमेन करें।
और साथ साथ में ये होगा कि कस्टमर्स भी जब देखेंगे कि अगर प्रोडक्ट कम हो गए हैं या प्राइसेस बढ़ी हैं। अच्छा नहीं शायद मैं आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस खास तौर पर मैंने कहा ना कि कोरोना में तो इसका बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत और मार्केटिंग के जरिए हुई। तो अभी तो ये प्रपोजल है, आप समझते हैं कि इस सिलसिले में हमारे शौकत तरीन साहब बड़े बैलेंस आदमी हैं, तजुर्बेकार आदमी हैं, बिजनेस को समझते हैं, और मैंने कहा ना गैर मुतवक्किल तौर पर उन्होंने कोई ऐसा चीज़ नहीं दी कि इवन अपोजिशन भी जो उनके बजट के एदाद-ओ-शुमार को चैलेंज करे या उसको करे। तो आप लोग चाहेंगे कि उनसे बरात पहुंचे, अपील करें इस हवाले से? जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और हमें लगता है लार्जली ये जो बजट है बहुत अच्छा है और बहुत फेयर है। इसमें हम एक्चुअली मिल रहे हैं सेनेट कमेटी से भी, फाइनेंस मिनिस्टर से भी हमने इन्हें लेटर भेजा है और हमारी मीटिंग्स एक्चुअली अभी चली रही हैं। हमारे साथ जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जो इम्पैक्ट हुए हैं उनके साथ हम जा रहे हैं मीटिंग्स में। तो वो हमारा यही एम है कि हम थोड़ी इसमें क्लियरिटी दे सकें कि इसमें इम्पैक्ट क्या होगा। हमें लगता है कि इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि जो वज़ीर आज़म की जो ई कॉमर्स फ्रेमवर्क हमने बनाया और जो डिजिटाइजेशन का जो एफर्ट है उससे ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक हो जाएगा और इनफैक्ट हम इंस्टेड ऑफ बिकमिंग मोर डिजिटाइज हम एक्चुअली पीछे हट जाएंगे इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजेशन एंड ई कॉमर्स। शायद साहब मैं तो ये चाहूँगा, अभी तो आपसे ऑनलाइन गुफ्तगू हो रही है, ऑनलाइन का आपका कारोबार है, लेकिन ऑन कैमरा में चाहूँगा कि किसी वक्त आपसे ये इस पर गुफ्तगू हो, क्योंकि बहरहाल मैंने कहा एक आम आदमी को पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी सहूलत जो है साया साहब आप लोग दे रहे हैं और मैं भी इससे इस्तेफादा करता हूँ। तो एहसान साया साहब हमें जो उन्होंने कहा कि इतना बड़ा 17% का गालिबन किस तौर पर ये जायज़ नहीं है और एक आम आदमी तक जो सहूलत पहुंच रही है दुश्वारी होगी, उसमें कीमतें बढ़ा देंगे। मुजाहिद बेलवी को GTV से इजाज़त दीजिए।